स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये सीडीपी की क्लास है सीटेट वालों के लिए। जो सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, जो सीडीपी की क्लास है। इसमें विकास से लेकर के और जहाँ तक जाते हैं पूरे आपको सीडीपी का पूरा अध्ययन इसमें मिलेगा। केवल आप मेरे साथ बने रहिए। ये सीडीपी आज आपका इसी क्लास में ख़त्म, कहीं बाहर नहीं जाएगा। देखिए, हमने सबसे पहले टॉपिक लिया है इसमें डेवलपमेंट, यानी विकास। विकास कहाँ से कैसे, इसमें से भी आपके प्रश्न एग्जामिनर रखता है। जब प्रश्न एग्जामिनर रखता है घुमा के तो रखेगा ही, परंतु जो चैप्टर हैं उन्हीं में से रखेगा। इसलिए हमने आज का सेशन जो लिया है वो मैराथन तौर पे लिया है। तो ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आपको अधिक न देखने की ज़रूरत है, केवल एक क्लास में ही आपका सीटेट एग्ज़ाम पार। तो विकास का सबसे पहले हमने इसमें टॉपिक है विकास। देखिए, जो विकास है वो सबसे पहले हॉर्लेक के अनुसार देखते हैं। किसके अनुसार? हॉर्लेक के अनुसार विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, वरना यह व्यवस्थित तथा समानुगत परिवर्तन है, जिसमें प्रौढ़ावस्था के लक्षण की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं योग्यताएं प्रकट होती हैं। देखिए, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है भाई, वैसे वैसे आपको परिणाम, जैसे नवीन विशेषताएं योग्यताएं प्रकट होती हैं। अवस्थित शब्दों का तात्पर्य यह है कि विकास की क्रिया में होने वाले परिवर्तन में कोई न कोई कम अवश्य होता है, और आगे वाले परिवर्तन पूर्व परिवर्तन पर आधारित होते हैं। आपने देखा होगा जो परिवर्तन आएंगे, छोटे बच्चे से आप अध्ययन करेंगे तो उसमें देखेंगे पहले बच्चा क्या था, परंतु उसमें जो परिवर्तन आएंगे जो पूर्व में हैं उसी के अनुसार उसमें परिवर्तन आएंगे। तो आधार पर समानुगत शब्द का अर्थ है परिवर्तन संबंधहीन नहीं होते। परिवर्तन क्या है? संबंधहीन नहीं होते, उनमें आपस में परस्पर संबंध होता है। मुनेरो ने क्या कहा है? विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, यानी भ्रूण से और प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों तथा वातावरण दोनों पर ही आधारित होते हैं। विकास की प्रक्रिया में होने वाले शारीरिक परिवर्तन को आसानी से देखा जा सकता है, यानी शारीरिक जो परिवर्तन है उनको क्या आसानी से देखा जाता है, किंतु अन्य दिशाओं में होने वाले परिवर्तनों को समझने में समय लगता है। जैसे शारीरिक परिवर्तन तो क्या है, जैसे बच्चे की लंबाई बढ़ रही है तो वो हमको परिवर्तन दिख रहा है। क्या आज 1 साल का बच्चा ये है, उसके दांत निकल रहे हैं, आज उसके कितने दांत हो गए, जैसे समय बढ़ता गया वैसे उसमें परिवर्तन आते गए। परंतु जो अन्य परिवर्तन है, माइंडली जैसे परिवर्तन है, वो परिवर्तनों को क्या है उनको समझा जा सकता है जब उससे बातचीत करेंगे, जिसको क्या है माइंडली डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये तो फिजिकली हो गया, और माइंडली यदि देखा जाए तो बच्चे में उससे बातचीत करके पता चलेगा कि हाँ ये परिवर्तन इसमें हो रहे हैं। चलिए, विकास के सिद्धांत। विकास सार्वभौमिक तथा निरंतर चलती रहने वाली क्या है? क्रिया है। विकास क्या है?
निरंतर चलती रहने वाली क्रिया है। आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है या माँ के पेट में होता है, पहले मन से लेकर के 9 तक उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से आगे भी आपको देखने को, जब तक व्यक्ति क्या है मरने की अवस्था तक जाता है, तब तक उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होते ही रहते हैं। लेकिन प्रत्येक प्राणी का विकास निश्चित नियमों के आधार पर ही होता है। इन नियमों के आधार पर अनेक शारीरिक व मानसिक क्रियाएं विकसित होती हैं। विकास के मुख्य नियम जो हैं क्या हैं? विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है, यानी निश्चित रूप में एक विकास होता है। और मनुष्य का शारीरिक विकास 2 दिशाओं में होता है। मनुष्य का जो शारीरिक विकास है वो 2 दिशाओं में होता है। एक होता है मस्तका 2 मुखी और दूसरा होता है निकट दूर दिशा। तो इसमें जो मस्तकाधोमुखी जो विकास है, विकास क्रम है, उसमें क्या है, शरीर विकास सिर से पैर की ओर, यानी जो शरीर में विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। भ्रूणावस्था से लेकर के बाद की सभी अवस्थाओं में विकास का यही क्रम रहता है। अच्छा, निकट दूर विकास क्रम है। शारीरिक विकास पहले केंद्रीय विभागों में आरंभ होता है, तत्पश्चात केंद्र से दूर भागों में होता है। उदाहरण के लिए पेट और धड़ क्या है, ये क्रियाशीलता जल्दी आती है। पेट और धड़ में क्रियाशीलता जल्दी आती है। नंबर 2, विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। तो ये क्या है, विकास क्रम में कोई बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, तत्पश्चात विशेष क्रियाओं की ओर अग्रसर होता है। विकास का यह नियम शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी प्रकार के विकास पर लागू होता है। यानी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक सभी प्रकार के विकास के नियमों पर ये क्या होता है, लागू होता है। नंबर 3 है इसमें, विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। देखिए भाई, विकास भी क्या है, अवस्थाओं के अनुसार तो होता ही है। सामान्य रूप से देखने पर ऐसा लगता है कि बालक का विकास रुक रुक कर हो रहा है। बालक का विकास क्या है, सामान्यतः ऐसा लगता है कि रुक रुक कर, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। उदाहरण के लिए जब बालक के दूध के दांत निकलते हैं, आपने देखा होगा बच्चे के दूध के दांत निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि एक आंख निकल आए, परंतु नवी गर्भावस्था की माह में पड़ जाती है। जो इसकी नींव है, जो दांत निकलते हैं, इसकी नींव कब पड़ जाती है, गर्भावस्था में, परंतु दिखते कब हैं, जब बच्चा 5 और 6 माह में आते हैं तब। तो ये क्या है, विकास, यानी हमको क्या लगता है कि रुक रुक करके हो रहा है, परंतु विकास क्या है, निरंतर चलता रहता है। नंबर 4, विकास के व्यक्तिगत विभेद सदैव स्थिर रहते हैं। ये क्या है, प्रत्येक बालक की विकास दर स्वरूपों में व्यक्तिगत विविधता पाई जाती है। उदाहरण के लिए जिस बालक में शारीरिक क्रियाएं जल्दी उत्पन्न होती हैं वह शीघ्रता से बोलने भी लगता है, जिससे उसके भीतर
जिससे उसके भीतर सामाजिकता का विकास तेजी से होता है। देखा है बच्चा, देखिए जब बच्चे बोलने में टाइम लेते हैं, जब बोलने में टाइम लेंगे तो वो भाई अपनी बात ही नहीं रख पा रहे हैं। जब बात ही नहीं रख पाएंगे तो सामाजिक विकास तेजी से नहीं होगा। और जो बच्चे बात करते हैं, जो जल्दी से बात करने लगते हैं, तो उनमें क्या है, सामाजिक विकास तेजी से होता है। इसके विपरीत जिन बालकों के शारीरिक विकास की गति मंद होती है, उनमें मानसिक तथा अन्य प्रकार का विकास भी देरी से होता है। देखिए मैंने जो पहले कहा था वही आ गया भाई। जो विकास, भाई जो बच्चा नहीं बोलेगा तो उनमें मानसिक यानी विकास की गति क्या है, मंद है। इसलिए मानसिक तथा अन्य प्रकार का विकास भी क्या होगा, देरी से होगा। प्रत्येक बालक में शारीरिक व मानसिक योग्यताओं की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। इस कारण समान आय के दो बालक व्यवहार में समानता नहीं रखते। देखा होगा जब दो बालक होते हैं, समान आय के हों परंतु उनमें भिन्नता अवश्य मिलेगी, बालक के व्यवहार में समानता नहीं दिखेगी। नंबर 5 देखते हैं। देखिए भाई फटाफट मैं कराता जा रहा हूँ आपका, क्योंकि ये आज चैप्टर में यानी सीडीपी आपका संपूर्ण ख़त्म कराना है। विकास की गति में तीव्रता व मंदता पाई जाती है। देखिए डेवलपमेंट प्रोसीड इन ए स्क्वेयर फैशन, यानी तीव्रता और मंदता। तो तीव्रता क्या है, किसी भी प्राणी का विकास सदैव आगे ही गति से आगे नहीं बढ़ता। किसी भी प्राणी का विकास सदैव एक ही गति से आगे नहीं बढ़ता, उसमें निरंतर उतराव चढ़ाव होते रहते हैं। उदाहरण के लिए विकास की अवस्था में यह गति तीव्र रहती है, इसके बाद में मंद पड़ जाती है। जब देखा होगा बच्चा जब छोटा होता है और 18 साल तक जाता है, तो उसमें क्या है, विकास की आपको स्थितियाँ क्या है दिखती हैं, यानी तेज़ी से दिखती हैं। नंबर 6 देखेंगे। विकास में विभिन्न रूपों पर परस्पर संबंध होते हैं। विकास परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम होता है। बालक का विकास चाहे शारीरिक हो या मानसिक, वह परिपक्वता व शिक्षण दोनों का परिणाम होता है। यानी कोई निश्चय शारीरिक विकास हो चाहे मानसिक विकास हो, दोनों परिपक्वता या शिक्षण दोनों का परिणाम होता है। परिपक्वता से तात्पर्य व्यक्ति के वंशानुक्रम दोनों शारीरिक गुणों का विकास है। बालक के भीतर स्वतंत्र रूप से एक ऐसी क्रिया चलती रहती है जिसके कारण उसका शारीरिक अंग अपने आप परिपक्व हो जाता है। इसके लिए वातावरण से सहायता नहीं लेनी पड़ती। शिक्षण और सभ्यता परिपक्वता के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। यह सीखने के लिए परिपक्व आधार तैयार करते हैं और सीखने के द्वारा बालक के व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन आते हैं। नंबर 8, विकास एक अविराम प्रक्रिया है। तो इसमें क्या है, विकास एक अविराम प्रक्रिया है। प्राणी के जीवन में यह निरंतर चलती रहती है। उदाहरण के लिए शारीरिक विकास गर्भावस्था से लेकर परिपक्वता या निरंतर चलती रहती है, परंतु आगे चलकर वह उठने बैठने चलने फिरने और दौड़ने भागने की क्रियाएं करने लगता है। अरे भाई अरे इसका क्या सिस्टम हो गया।
विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं बालक बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम है, वातावरण है, आहार है, रोग है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, यौन और बुद्धि। ये बालक को क्या करते हैं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जैसे बालकों में आपको देखने के लिए मिलते हैं। देखिए, अगला इसका वो है, अच्छा ये हमने करा दिया अभी, अब राम की तरफ चलता है। विकास की विभिन्न अवस्थाएं, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास की अवस्थाएं क्या हैं। विभिन्न वैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया है। ये अवस्थाएं इस प्रकार हैं। रॉस के अनुसार विकास की अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। देखिए, शैशवावस्था 1 से 3 वर्ष तक, रॉस के अनुसार है ये, 1 से 3 वर्ष तक। एग्जामिनर ने पूछा रॉस के अनुसार विकास की शैशवावस्था बताइए, उसमें ऑप्शन दिए हों तो आप देखेंगे उसमें जो ऑप्शन होगा 1 से 3 वर्ष, ये कैसा होगा या राइट आंसर होगा। जैसे इसमें दिया है, बी दिया है इन्होंने, पूर्व बालवावस्था 3 से 6 वर्ष, उत्तर बालवावस्था 6 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था दी है 12 से 18 वर्ष। बाल विकास और बाल अध्ययन की दृष्टि से हर्लिक के द्वारा किया गया वर्गीकरण सामान्य माना गया है। इसके अनुसार बालक की वर्गीकरण सामान्य माना गया है। इनके अनुसार बालक की अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। देखिए, नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। गर्भावस्था, गर्भाधान से जन्म तक। गर्भावस्था कब तक रहती है, गर्भाधान से यानी जब गर्भ ठहर जाता है उसके बाद, और जब तक बच्चा जन्म लेता है तो उसे क्या कहते हैं, गर्भावस्था कहते हैं। शैशवावस्था जन्म के 2 सप्ताह तक, जन्म से 2 सप्ताह तक। बचपन अवस्था तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक, और पूर्व बालवावस्था तीसरे वर्ष से 6 वर्ष तक। उत्तर बालवावस्था 7वें वर्ष से 12वें वर्ष तक, और आपका छठवां है वयसन 12 वर्ष से 14 वर्ष तक, और 7वां है पूर्व किशोरावस्था 13 से 17 वर्ष तक, और उत्तर किशोरावस्था है 18 से 21 वर्ष तक, और प्रौढ़ावस्था है 21 से 40 वर्ष तक, और मध्यमावस्था है 41 से 60 वर्ष तक, और वृद्धावस्था है आपकी 60 वर्ष के बाद। तो ये सामान्यतः हर्लिक के द्वारा वर्गीकरण सामान्य माना गया है। इनके अनुसार विकास की अवस्थाओं को इस तरीके से बताया गया है। देखिए, आनुवांशिकता तथा वातावरण का प्रभाव। आनुवांशिकता तथा वातावरण का प्रभाव। वाटसन, जेवी वाटसन 1920 यानी 1920 का विचार है कि वातावरण के प्रभाव से शिशुओं को डॉक्टर, वकील, कलाकार, नेता आदि कुछ भी बनाया जा सकता है, भले ही शिशु का आनुवांशिकी कुछ भी रहा हो। देखिए, ये बात तो ठीक है, यदि बच्चे को आप जन्म के पश्चात जिस
वातावरण में ले जाएंगे वो उसी वातावरण में क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। आप डॉक्टर बनाएंगे तो डॉक्टर बन सकता है, वकील बनाएंगे तो वकील बन सकता है, और कलाकार बनाएंगे तो कलाकार बन सकता है, नेता बनाना चाहोगे तो नेता बन सकता है। उसे बनाया जा सकता है, परंतु उसका आनुवंशिकी कुछ भी रहा हो। जैसे मान के चलो किसान का बेटा हो और उसको यदि दूसरे उसमें ले जाए तो उस तरीके से उसको देखा जाएगा, तो उसका आनुवंशिक तो नहीं है कि डॉक्टर उसके फादर हो या उसके पिता वकील हो, तो आनुवंशिकी उसका कुछ भी रहा हो। ये वाटसन ने दिया है। एक समाज के व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दृष्टि से असमान होते हैं। एक समाज के व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से कैसे होते हैं, असमान होते हैं। बालकों के विकास में आनुवंशिकता तथा वातावरण का क्या है, महत्व है। व्यक्ति के व्यवहार के निर्धारण में आनुवंशिकता तथा वातावरण के तुलनात्मक महत्व को देखने के लिए वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित दो तरह के क्या दिए हैं, अध्ययन किए हैं। देखिए, जुड़वा बच्चे का अध्ययन, जुड़वा बच्चों का जो अध्ययन है, और दूसरा है पोष्य बच्चों का अध्ययन। जुड़वा बच्चे क्या हैं? जुड़वा बच्चे यानी ट्विन चिल्ड्रन यानी दो तरह के होते हैं। एकांकी जुड़वा बच्चे होते हैं और दूसरा होता है भ्रांति जुड़वा बच्चे, यानी ये दो हैं। एकांकी जुड़वा बच्चों की आनुवंशिकता बिल्कुल एक ही समरूप होती है। जो भ्रांति जुड़वा बच्चे होते हैं उनकी आनुवंशिकता कैसी होती है, बिल्कुल एक ही समरूप होती है, क्योंकि ऐसे बच्चों का जन्म माँ के एक अंडाणु के गर्भित होने से फलस्वरूप होता है। कोशिका विभाजन के दौरान एक ही गर्भित अंडाणु किसी कारण से दो स्वतंत्र भागों में बंटकर दो बच्चों को जन्म देता है। ये जुड़वा बच्चे, जो भ्रांति जुड़वा बच्चे होते हैं, उनका क्या होता है, जो महिलाओं में जो अंडाणु होते हैं वो क्या है, दो खंडों में जब विभाजित हो जाते हैं तो वो समरूप बच्चों को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। ऐसे बच्चे तो दोनों क्या हो सकते हैं, लड़का भी हो सकते हैं और लड़की भी हो सकते हैं। भ्रांति जुड़वा बच्चों का जन्म इसलिए हो पाता है कि माँ के दो अंडाणु एक ही साथ पिता के दो अलग अलग शुक्राणु द्वारा गर्भित हो जाते हैं। स्वभावतः ऐसे जुड़वा बच्चों की आनुवंशिकता समान या समरूप नहीं होती है। देखिए, अभी जो हम बता रहे थे आपको जुड़वा बच्चों का अध्ययन, जुड़वा बच्चों के अध्ययन के बारे में हमने अभी बताया था। पहला क्या है, जुड़वा बच्चों का अध्ययन, और दूसरा था पोष्य का अध्ययन। तो जिसमें जुड़वा बच्चों में थे दो अध्ययन आपके, एकांकी जुड़वा बच्चे और दूसरा था भ्रातृ जुड़वा बच्चे। तो इसमें एकांकी में क्या था, पहले महिला के दो अंडाणु यानी टूट करके दो खंडों में विभाजित होकर के एक जैसे बच्चों को जन्म दे रहे थे। यहाँ पुरुष का जो शुक्राणु है दो भागों में टूट करके दो बच्चों को जन्म दे रहा है। तो यहाँ क्या है, स्वतः ऐसे बच्चों की आनुवंशिकता समान या समरूप नहीं होती, क्योंकि इनमें दो अलग अलग गर्भित अंडाणु होते हैं। ऐसे बच्चों का यौन कुछ भी हो सकता है, चाहे ये लड़का भी हो सकते हैं और लड़की भी हो सकते हैं, या दोनों लड़के हो सकते हैं या दोनों लड़की हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने आनुवंशिकता तथा वातावरण के तुलनात्मक महत्व को देखने के लिए जुड़वा बच्चों पर अध्ययन किया, जो इस प्रकार है। एकांकी जुड़वा बच्चे जिनका पालन पोषण एक समान वातावरण में हुआ, ऐसे बच्चे जिनका पालन पोषण एक समान वातावरण में हुआ। गैल तथा थैम्पसन के अनुसार सन 1929 में
इन्होंने क्या किया, इस पर अध्ययन किया। इन्होंने अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष दिया कि व्यक्तित्व का निर्धारण वातावरण की समानता तथा आनुवंशिकता की समानता दोनों के आधार पर होता है। देखिए, बी, एकांकी जुड़वा बच्चे जिनका पालन पोषण अलग अलग वातावरण में हुआ, यह अध्ययन मनोवैज्ञानिक न्यूमैन, फ्रीमैन तथा हालजीगर ने 1937 में किया। इन्होंने अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि व्यक्तित्व कुछ तो आनुवंशिकता द्वारा तथा कुछ वातावरण द्वारा निर्धारित होता है। यानी कुछ तो आनुवंशिकता का रहता है, कुछ जैसे माहौल में बच्चा रह रहा है उस माहौल का होता है। व्यक्तित्व आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों की अंतःक्रियाओं द्वारा निर्धारित होता है। पोष्य बच्चों का अध्ययन। मनोवैज्ञानिकों ने पोष्य बच्चों का अध्ययन करके वातावरण तथा आनुवंशिकता के तुलनात्मक महत्व का अध्ययन किया। इस अध्ययन के द्वारा मनोवैज्ञानिकों ने 2 प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया। क्या पोष्य बच्चों के व्यवहार में अपने वास्तविक माता पिता के व्यवहार से अधिक समानता होती है? और दूसरा बी है, यदि अनुकूल वातावरण में ऐसे बच्चों को अनुकूल वातावरण में रखकर पाला पड़ोसा जाए तो क्या उनके कुछ खास गुणों जैसे बुद्धि आदि में परिवर्तन होता है? देखिए, आनुवंशिकता तथा वातावरण का बालकों की शिक्षा के लिए महत्व। आनुवंशिकता तथा वातावरण का बालकों की शिक्षा के लिए महत्व। तो ये क्या है, बालकों की शिक्षा में आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोनों की क्या होती है? महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, नैतिक तथा चारित्रिक विकास करना है। इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों ही पहलू महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे अगर बालक की आनुवंशिकता काफ़ी अच्छी है परंतु उसे अच्छा वातावरण नहीं मिल पाया तो उसके शैक्षिक विकास ठीक से नहीं हो पाएगा। जो शैक्षिक विकास है उसका ठीक से नहीं हो पाएगा। यदि बालक आनुवंशिकता की दृष्टिकोण से निम्न तथा पिछड़ा हुआ है परंतु उसे यदि एक अच्छे वातावरण जैसे अच्छे स्कूल में शिक्षा दी जाए तो तुलनात्मक दृष्टिकोण, यानी इसमें क्या है, ये हमको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आनुवंशिकता अच्छी है और उसको अच्छा माहौल न दिया जाए, वातावरण अच्छा न दिया जाए तो क्या है वो पिछड़ सकता है। या दृष्टिकोण से निम्न पिछड़ा हुआ हो, यानी आनुवंशिकता उसकी पिछड़ी हुई, यानी उसके माँ बाप ऐसे हों जो अधिक तीव्र बुद्धि वाले न हों तो भी क्या है, तो भी और उसको अच्छा वो दिया जाए तो क्या है, वो अच्छे उसमें जा सकता है, उसमें विकास देखा जा सकता है। से उसका विकास भी उतना श्रेष्ठ नहीं होगा। कुछ प्राकृतिक प्रवृत्तियाँ ऐसी हैं जिनका वातावरण के माध्यम द्वारा काफ़ी हद तक विकास नहीं किया जा सकता। जैसे कितना भी हम शैक्षिक वातावरण को उन्नत क्यों न कर दें, सभी बालकों का वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, चित्रकार, प्रशासक आदि बनाया जा सकता है। बालकों की आनुवंशिकता तथा वातावरण का
शिक्षकों के लिए बालकों की आनुवंशिकता तथा वातावरण की जानकारी रखना महत्वपूर्ण है। देखिए, आप क्लास में जाते हैं, आप भी बच्चे रहे होंगे, तो शिक्षक ने पूछा होगा आपके पिताजी क्या करते हैं। उसका एक अच्छे शिक्षक का जानने का मतलब ये होता है कि आपके फादर क्या करते हैं। जब फादर क्या करते हैं तो इनकी आनुवंशिकता क्या है, तो उसके आधार पर टीचर आपको गाइड करेगा और उस प्रकार का आपको क्या देगा, वातावरण देगा, और ढालने के लिए उसमें निरंतर प्रयास करेगा। बालकों की आनुवंशिकता तथा वातावरण की जानकारी रखना महत्वपूर्ण है। जागरूक एवं अच्छे शिक्षकों के लिए यह आवश्यक होता है कि वे बालकों की आनुवंशिकता एवं अन्य जैविक गुणों से परिचित हो जाएं तथा उनके घर परिवार एवं सामाजिक वातावरण जिनमें वे रहते हैं उससे भली भांति अवगत हो जाएं, जिससे बालकों की बौद्धिक विकास, समायोजन तथा अनुशासन संबंधी समस्याओं को शिक्षक स्वयं हल कर सकने में समर्थ हो जाएंगे। देखिए, मैंने अभी कहा, उदाहरण स्वरूप देखा जाए, एक बालक स्कूल में इसलिए दुर्व्यवहार कर सकता है क्योंकि उसमें एक असामान्य ग्रंथि अवस्था हो सकता है। वह इसलिए भी दुर्व्यवहार कर सकता है क्योंकि यह एक ऐसे परिवार से आता है जहां अच्छा तौर तरीका कभी सिखाया ही नहीं गया हो। देखा, मैंने पिछले उसमें कहा था पॉइंट पर कि बच्चों को जैसा व्यवहार दिया जाएगा, आनुवंशिकता उसकी क्या है और आप वातावरण क्या दे रहे हैं। तो यहाँ पर वही बात है, जो शिक्षक यानी उसका परिवार ही जिस तरीके के तौर तरीके नहीं जानता है तो बच्चा क्या सीखेगा। जब बच्चा नहीं सीखेगा तो जो अपने घर पर करता है वही चीज़। इसलिए एक अच्छे शिक्षक को ये जानना चाहिए, उसका अध्ययन, उसकी स्टडी करनी चाहिए कि इसके परिवार, इसके माँ बाप जो सदस्य हैं वो कैसे हैं, तब उसका जाकर के आप विकास कर सकते हैं। वर्ग में एक बालक कुछ सीखने में इसलिए असमर्थ हो सकता है क्योंकि उसे उपयुक्त विटामिन की मात्रा पर्याप्त नहीं है या वह ढंग से सीखने के लिए प्रेरित भी नहीं हो सकता है। यानी उसे प्रेरित ही नहीं किया गया हो, उसे बताया ही गया नहीं हो, या उसमें विटामिन की मात्रा कम हो सकती है। यदि शिक्षक को बालकों की आनुवंशिकता एवं जैविक पृष्ठभूमि का ज्ञान हो तथा साथ ही साथ यदि वह पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण से भली भांति परिचित हो तो वह उसे स्वयं ही शिक्षार्थियों की कई समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकता है। समाजीकरण की प्रक्रियाएं सोरेनसन के अनुसार सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का अर्थ है अपनी और दूसरे की उन्नति के लिए योग्यता की वृद्धि। तो इसमें इन्होंने दिया है समाजीकरण की प्रक्रिया में 3 प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। इनकी जो प्रक्रियाएं हैं उसमें क्या हैं, 3 प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। सामाजिक, नंबर एक समाज द्वारा मान्य व्यवहार का विकास करना। प्रत्येक समूह के व्यवहार संबंधी कुछ मानक होते हैं। बच्चे यदि कहीं व्यवहार मानकों का अधिगम करते हैं तो उनका व्यवहार
समाज द्वारा मान्य होता है। और दूसरा है समाज द्वारा मान्य व्यवहारों के अनुसार क्रियाएं करना। उदाहरण के लिए विद्यार्थी, अध्यापक, माता और पिता आदि सबके लिए कुछ निश्चित कार्य होते हैं। इनको इन्हीं के अनुसार व्यवहार करना होता है। सामाजिक अभिवृद्धि तीसरा है अभिवृद्धियों का विकास करना। इन अभिवृद्धियों के विकास के कारण ही बालक सामाजिक कार्यक्रमों, समाज के अन्य व्यक्तियों को पसंद करता है। जब किसी व्यक्ति में उपयुक्त तीन बातें पाई जाती हैं, यानी तीनों बातें पाई जाती हैं, तो वह व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन में सफलता प्राप्त करता है और विभिन्न अवस्थाओं में समाजीकरण की देखिए, प्रक्रिया बालकों में जन्म के बाद उसी विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास भिन्न भिन्न ढंग से होता है। जो इस प्रकार नंबर 1 शैशवावस्था में सामाजिक विकास। हॉलॉक के अनुसार सामाजिक विकास निम्न क्रम में होता है। देखिए, पहले बताया था आपको, रॉस ने भी बताया था, हॉलॉक ने और आपका ये वर्गीकरण किया है। तो यहाँ दिया है 1 महीना मानव और अन्य ध्वनियों में अंतर समझना। जब बच्चा 1 महीने का होता है तो वो क्या करता है, मानव और अन्य ध्वनियों में अंतर समझना। 2 महीने का होता है तो मानव ध्वनियों को पहचानना और व्यक्तियों की मुस्कान के साथ स्वागत करना। 3 महीने का होता है तो अपनी माता को पहचानना और दूसरों उसे दूर जाने पर दुखी हो जाना। ये बच्चों में आपने देखा होगा। 4 महीने का होता है तो व्यक्तियों के चेहरे पहचानना। कहते हैं, कार्य अब तो मेरा बेटा मुझे पहचानने लगा है, कब तो मुझे पहचानने लगी है बेटी। तो ये देखने को मिलता है। 5वें महीना में प्यार या क्रोध की आवाज़ समझना। जैसे बच्चे पर कोई चिल्लाया तो वो तीव्र चिल्लाएगा, आप उसको प्रसन्नता की आवाज़ के साथ हंसमुख मुंह करके उससे बोल रहे हैं तो वो आपकी आवाज़ को ये समझ पा रहा है कि ये मुझ पर नाराज़ हो रहे हैं या मुझ पर प्यार से बात कर रहे हैं। 6वें और 7वां महीना में परचिंतों का मुस्कान के साथ स्वागत करना। यानी बच्चे को देखा होगा आपने, जब 6वें 7वें महीने में होता है तो खिलखिला करके आपकी तरफ। और 8 और 9वां महीना अपनी ही परछाई के साथ खेलना तथा उसे चूमना। और 24 महीना बड़ों के विभिन्न कार्यों में हाथ बटाने का प्रयास करना। छोटे छोटे बच्चे हैं, देखा होगा आपने, जब 2 साल का बच्चा होता है तो वो आके बैठ जाएगा, हो या न हो या सब कुछ खराब हो जाए, फिर भी क्या करेगा, आपके हाथ में जो भी वस्तु होगी उसे लेने का प्रयत्न करेगा और जो आप कर रहे हैं उसी तरीके से करने का प्रयास करेगा। इस काल में बालक की सामाजिक विकास संबंधी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सामाजिक खेल का विकास, माता पिता पर आश्रित स्पर्धा की भावना,
सामाजिक स्वीकृतियाँ, स्वयं केंद्रित बालक, मैत्री और सहयोग। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। नंबर 2, इस आयु वर्ग में बालक के सामाजिक विकास के कई महत्वपूर्ण पहलू देखने को मिलते हैं। बालक में कई सामाजिक परिवर्तन आ जाते हैं। ये इस प्रकार हैं: सहयोग की भावना का विकास। अगला वो नंबर, दूसरों से स्नेह की अपेक्षा, छोटे समूहों में खेलना, आदतों का निर्माण, सामाजिक सूझ का विकास, प्रिय कार्यों में रुचि, मित्रों का चुनाव। ये क्या होता है, ये बचपन की उसकी वो है सामाजिक परिवर्तन ये देखने को मिलते हैं। किशोरावस्था में सामाजिक विकास क्रो एवं क्रो के अनुसार जब बालक 13 या 14 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है। क्रो और क्रो ने कहा है, जब बालक 13 से 14 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है तब उसके प्रति दूसरों के प्रति उसके कुछ दृष्टिकोण से उसके अनुभवों में एक सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होने लगता है। देखा होगा बच्चे क्या है 13 और 14 साल जैसे ही इसमें प्रवेश करते हैं तो उनमें क्या है, उनका दृष्टिकोण ही यानी अलग हो जाता है, तुलनात्मक उसमें आ जाते हैं। कई परिवर्तन देखने को आपको मिल सकते हैं। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। सामाजिक प्रभाव को प्रभावित करने वाले कारक। अब ये कारक क्या हैं? कारक हैं वंशानुक्रम, शारीरिक एवं मानसिक संवेगात्मक विकास और पारिवारिक वातावरण, आर्थिक स्थिति, पालन पोषण विधि, पड़ोस और विद्यालय। यहाँ थोड़ा गलत हो गया है विद्यालय ये टाइपिंग में। मनोरंजन, समूह और टोली। बच्चे देखा होगा मनोरंजन के लिए खेलते हैं, समूह में टोली बना करके जाते हैं। सांस्कृतिक देखा होगा बच्चे खाते कूदते हैं। लिंग, ये तो लड़का है लड़की है, ये उनमें अलग अलग वो होता है। वृद्धि, भाषा विकास, हीनता की भावना और व्यक्तित्व विकास, सामाजिक अवस्था। तो ये सभी क्या है, बच्चों में सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले ये सभी क्या हैं, कारक हैं। पियाजे और कोलबर्ग एवं वाइगोत्स्की इनके जो सिद्धांत हैं, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं पियाजे का सिद्धांत। पियाजे के सिद्धांतों का आधुनिक बल विकास विषय पर आधारित अधिक प्रभाव पड़ता है। उससे मनोवैज्ञानिकों का अध्ययन विकास की अवस्थाओं तथा संज्ञान की महत्व की ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। देखिए इन्होंने जो पियाजे द्वारा वर्णित विकासात्मक अवस्थाएं एवं उससे संबंधित उपलब्धियां, तो इसमें दिया है अवस्था एवं संकट आयु, अवस्था तथा संकट आयु, और टेबल में दिया है विचार तत्संबंधित उपलब्धियां। तो देखिए संवेदी पेशीय अवस्था नंबर 1 पे दिया है संवेदी पेशीय अवस्था।
विचार है संवेदी पेशी विचार। तो इसमें देखा जाएगा पूर्व शाब्दिक गतियों की पुनरावृत्ति, प्रत्ययन, मूल व्यवहार का आरंभ, वस्तु स्थापित, जीवोत्तरोपण। तो ये 0 से 2 वर्ष की उसमें है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है वो 2 से 7 वर्ष तक है। परिक्रमणात्मक विचार, अंतः प्रज्ञात्मक विचार। इसमें क्या है, अहं केंद्रता, नकल करने की आवृत्ति बच्चों में देखा होगा, किसी की नकल करने लगते हैं, गुस्सा आना हो जाता है उनमें। प्रत्यक्षात्मक, तार्किक, कल्पनात्मक खेल, अस्थिर, अनौपचारिक तार्किकताएं। तो ये सभी देखने को मिलते हैं। ये कितने वर्ष तक मिलते हैं? 2 से 7 वर्ष तक। अब तीसरा है इसमें ठोस संक्रियात्मक अवस्थाएं, 7 से 11 वर्ष तक। आगमनात्मक विचार, अहं केंद्रित व्याख्या या स्पष्टीकरण, संरक्षण व परिरक्षण, क्रमबद्धता, निर्मित करना, रूपांतरण, वर्गीकरण, काल्पनिकता इत्यादि। अब देखिए इसमें 4 नंबर दिया है इन्होंने, औपचारिक संक्रियात्मक। ये अवस्था है 11 से या उससे अधिक, 11 वर्ष से या उससे अधिक। तो इसमें क्या है, निगमनात्मक, ऊपर क्या बताया था, आगमनात्मक, और नीचे क्या है, निगमनात्मक। तो इसमें क्या है, तर्क का अनुप्रयोग करना। कोई किसी ने कुछ बात कही तो उस बात को अनुप्रयोग करके उसको स्पष्ट करना, निष्कर्ष निकालना, शाब्दिक परिकल्पना, आदर्शात्मक चिंतन, दूसरों के साथ जुड़कर कार्य करना, समानुपातिकता, व्यवहारवादी एवं संयोजकीय, तार्किकता, अनौपचारिकता, संबंध। तो ये पियाजे द्वारा वर्णित विकासात्मक अवस्थाएं एवं उससे संबंधित उपलब्धियां थीं। अब देखते हैं पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। जो अवस्थाएं हैं, नंबर 1 पे दिया है संवेदी प्रेरक, 0 से 2 वर्ष तक शिशु संवेदी अनुभवों का शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक प्रतीकात्मक विचार विकसित होते हैं, पर वस्तु प्रतीकात्मक विचार विकसित होते हैं, वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है। बच्चा वस्तु के विभिन्न भौतिक गुणों को सामान्यतः नहीं कर पाता। तीसरा है ठोस संक्रियात्मक, 7 से 11 वर्ष। तो इसमें क्या है, बच्चा ठोस घटनाओं के संबंध में युक्त संगत तर्क कर सकता है और वस्तुओं को विभिन्न समूहों में वर्गीकरण कर सकता है। वस्तुओं की मानसिक प्रतिक्रियाओं पर परिवर्तनीय मानसिक संक्रियाओं करने में सक्षम होता है। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक, 11 से 15 वर्ष। किशोर तर्क का अनुप्रयोग अधिक
अमूर्त रूप से कर सकते हैं, परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होते हैं। ये इनका क्या था, पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं थी। अब आगे चलते हैं भाई। देखिए आपको सभी मिलेंगे इसमें, पियाजे, लॉरेंस, रॉस सभी मिलेंगे इसमें, किसने क्या कहा। तो मैं समझता हूँ आज की क्लास आपको सीडीपी पूरा फिनिश कर देगी। लॉरेंस कोलबर्ग सिद्धांत। लॉरेंस कोलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष के बच्चे से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण करके सिद्धांत प्रतिपादित किया। कोलबर्ग के अनुसार जब बालकों को नैतिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है तो अपनी तार्किकता अधिक महत्वपूर्ण होती है, न कि अंतिम निर्णय। कोलबर्ग ने धारणा बनाई कि बालक अपनी विकास की अवस्था में 3 स्तरों से गुजरकर अपनी नैतिक तार्किकता की योग्यता को विकसित कर पाते हैं, जो निम्नलिखित हैं। नंबर एक है प्रकृरूढ़गत नैतिकता का स्तर। प्रागैतिक नैतिकता का लेवल ऑफ प्रेडिक्शनल लेवल। यह अवस्था 4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की आयु तक होती है। इस अवस्था में नैतिक तर्कणा दूसरे लोगों के मानकों से निर्धारित होता है। यह है कि सही तथा गलत के अपने आंतरिकृत मानकों के द्वारा बच्चे यहाँ किसी भी व्यवहार को अच्छा या बुरा उसके भौतिक परिणामों के आधार पर कहते हैं। दूसरा है ये बद्रीगढ़ हो गया है, यहाँ रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। तो यह अवस्था 10 से 13 साल की होती है। 10 से 13 साल की होती है, जहाँ बच्चे दूसरों के मानकों स्टैंडर्ड्सों को अपने में आंतरीकृत कर लेते हैं तथा उन मानकों के अनुसार सही तथा गठन का निर्णय करते हैं। इस स्तर पर बच्चे उन सभी क्रियाओं को सही समझता है जिससे दूसरों की मदद होती है तथा दूसरे लोग उसे अनुमोदित करते हैं या जो समाज के नियमों के अनुकूलित होता है। उसकी अवस्थाएं इस प्रकार हैं। उत्तम लड़का, अच्छी लड़की की उन्मुखता। इस अवस्था में बच्चों में स्वीकृत पाने तथा अस्वीकृत से दूर रहने का अभिप्रेरण तीव्र होता है। अब आता है इसमें उत्तर रूढ़गत नैतिकता का स्तर। इसमें क्या है, इस अवस्था में बच्चों के नैतिक आचरण पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण में होते हैं। यह नैतिकता का सबसे उच्च स्तर होता है। इसमें नैतिकता
इसमें नैतिकता का ज्ञान बचपन में होता है। अब देखिए, वायोगोस्की के विकास का सिद्धांत। अभी बात आपकी विकास पर ही चल रही है। वायोगोस्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए वायोगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक विकास भी कहा जाता है। वायोगोस्की के अनुसार वास्तव में संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्व्यक्तिगत सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है, जिसमें बच्चों को अपने वास्तविक विकास के स्तर अर्थात जहाँ तक वे बिना किसी मदद के अपने ही कोई कार्य कर सकते हैं, जो अलग तथा उनके संभाव्य विकास के स्तर अर्थात जिससे वे सार्थक एवं महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों की सहायता से प्राप्त करने में सक्षम हैं, के तरफ ले जाने की कोशिश की जाती है। इन दोनों स्तरों के बीच के अंतर को वायोगोस्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र से तात्पर्य बच्चों के लिए एक ऐसे कठिन कार्य की दूरी होती है जिससे वह अकेले नहीं कर सकता, लेकिन अन्य समीपस्थ विकास का क्षेत्र से तात्पर्य बच्चों के लिए एक ऐसे कठिन कार्यों की दूरी से होता है जिसमें वह अकेले नहीं कर सकता, लेकिन वह अन्य वयस्कों द्वारा कुशल सहयोगी की मदद से उसे किया जा सकता है। वायोगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में बच्चों की भाषा एवं चिंतन को भी महत्वपूर्ण साधन बताया है। इनका मत है कि छोटे बच्चों द्वारा भाषा का उपयोग सिर्फ सामाजिक संचार के लिए नहीं किया जाता, बल्कि उसका उपयोग वे अपने व्यवहार को आयोजित एवं निर्देशित करने के लिए भी करते हैं। जब आत्म नियमन के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है, तो इसे आंतरिक भाषण या निजी भाषण कहा जाता है। अगला पॉइंट है बाल केंद्रित तथा प्रगतिशील शिक्षा। तो बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय शिक्षा मनोविज्ञान को दिया जाता है, जिसका उद्देश्य बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षा की व्यवस्था करना तथा उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना है।
अधिगम संबंधी कठिनाइयों को क्या करना है, दूर करना है। वर्ष 1919 में प्रगतिशील वर्ष 1919 में प्रगतिशील शिक्षा सुधारकों ने कोलंबिया विश्वविद्यालय यानी बालकों के हित के लिए सीखने तथा प्रक्रिया के केंद्रों में बालकों को रखने पर बल दिया, अर्थात अधिगम प्रक्रिया में केंद्रित स्थान बालकों को दिया जाता है। भारत में गिजभाई बधेका यानी गुजरात ने डॉक्टर मारिया मोंटेसरी के शिक्षण विचारक एवं विधियों से प्रभावित होकर बाल शिक्षा को एक नया आयाम प्रदान किया। उन्होंने 1920 ईस्वी में बाल मंदिर नामक संस्था की स्थापना की, जिसका केंद्र बिंदु उन्होंने बालकों को रखा, यानी बालक को रखा। बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक की शारीरिक एवं मानसिक योग्यताओं के विकास के आधार पर अध्ययन किया जाता है। बालक के व्यवहार और व्यक्तित्व में असमानताओं के लक्षण होने पर यह बौद्धिक दुर्बलता, समस्यात्मक बालक, रोगी बालक, अपराधी बालक इत्यादि का निदान किया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जॉन डीवी का प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के विकास में विशेष योगदान रहा है। जॉन डीवी संयुक्त राज्य अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा इस प्रकार है। शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास है। प्रगतिशील शिक्षा यह सूचना प्रदान करता है कि शिक्षा बालकों के लिए, बालक शिक्षा के लिए नहीं। प्रगतिशील शिक्षा का सूचना प्रदान करता है कि शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं। इसलिए शिक्षा के उद्देश्य से ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जिसमें प्रत्येक बालक को सामाजिक विकास पर्याप्त अवसर मिले। प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य जनतंत्रीय मूल्यों की स्थापना है। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालकों में जनतंत्रीय मूल्यों का विकास किया जाना चाहिए। शिक्षा के द्वारा हमें ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जिसमें व्यक्ति में कोई भेद न हो, सभी पूर्ण स्वतंत्रता और सहयोग से काम करें। भाई भेद होगा तो कोई वही है। प्रत्येक मनुष्य को अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों, इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप विकास होने का अवसर मिले। सभी को समान अधिकार दिए जाएं। ऐसा समाज तभी बन सकता है जब व्यक्ति और समाज के हित में कई मौलिक अंतर न माना जाए। शिक्षा के द्वारा मनुष्य में परस्पर सहयोग और सामंजस्य की स्थापना होनी चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षणविद जो अधिक व्यवहारिक करने पर
बल दिया जाता है। जॉन डेवी के प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में दो तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना है, रुचि और प्रयास। भाई देखिए, जिसके अंदर रुचि और प्रयास दोनों चीज़ होंगी वो कैसा हो सकता है, सफल हो सकता है, उसको सफलता मिल सकती है। अध्यापक बालक की स्वाभाविक रुचियों को समझकर उसके लिए उपयोगी कार्यों की व्यवस्था करनी चाहिए। अध्यापकों को क्या करनी चाहिए, स्वाभाविक रुचियों को समझकर उसके लिए उपयोगी कार्यों की व्यवस्था करनी चाहिए। बालकों को स्वयं कार्यक्रम बनाने का अवसर दिया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है बुद्धि निर्माण और बहुआयामी बुद्धि। बुद्धि निर्माण और बहुआयामी बुद्धि। रॉबिन्स के अनुसार बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारिक रॉबिन के अनुसार बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहार के संपूर्ण वर्ग से होता है, जो व्यक्तियों में सूझबूझ द्वारा समस्या समाधान करने की क्षमताएं, नई परिस्थितियों के साथ समायोजित करने की क्षमताएं, अमूर्त रूप से सोचने की क्षमताएं तथा अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमताएं को दिखाता है। बुद्धि के प्रकार देखिए, वही बुद्धि के प्रकार हैं। E.L. थार्डनाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं। नंबर 1 सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य वैसी सामान्य मानसिक क्षमताओं से होता है जिसके सहारे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को ठीक ढंग से समझता है तथा व्यवहार कुशलता भी दिखाता है। ऐसे लोगों का सामाजिक संबंध अच्छा होता है। ड्रेबर एवं वालिस्टीन के अनुसार सामाजिक बुद्धि का एक प्रकार है जो किसी व्यक्ति में अन्य व्यक्तियों एवं सामाजिक संबंधों के प्रति व्यवहार में क्या निहित होता है। जिन व्यक्तियों में सामाजिक बुद्धि होती है उनमें अन्य लोगों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से व्यवहार करने की क्षमता, अच्छा आचरण करने की क्षमता एवं समाज के अन्य लोगों से मिलजुल कर सामाजिक कार्यों में हाथ बटाने की क्षमता अधिक होती है। सामाजिक बुद्धि एक ऐसी बुद्धि है जो व्यक्ति के सामाजिक परिस्थितियों में समायोजित होने में मदद करती है। नंबर 2 अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि अमूर्त विषयों के बारे में चिंतन करने की क्षमता को
ही अमूर्त बुद्धि कहते हैं कहा जाता है। ऐसी बुद्धि में व्यक्ति शब्द, प्रतीक तथा अन्य अमूर्त चीज़ों के सहारे अच्छे के चिंतन कर लेता है। इस प्रकार की क्षमता दार्शनिक कलाकारों, देखा होगा बच्चे जब कॉपी कर लेते हैं और उसको फिर दोबारा से घर पे आके दिखाते हैं, कहानीकारों में अधिक होती है। टर्मेन के अनुसार अमूर्त बुद्धि का महत्व छात्रों में विद्यमान अन्य दूसरे तरह की बुद्धि से अधिक होती है। अमूर्त बुद्धि को कुछ लोगों ने सैद्धांतिक बुद्धि भी कहा है। जिन व्यक्तियों में अमूर्त बुद्धि अधिक होती है वे सफल कलाकार, पेंटर, गणितज्ञ एवं कहानीकार आदि बनते हैं। मूर्त बुद्धि। तीसरा है मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि से तात्पर्य वैसी मानसिक क्षमताओं से होता है जिसके सहारे व्यक्ति मूर्त या ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है, जिनके बारे में सोचता है और अपनी इच्छा एवं आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन लाकर उन्हें उपयोगी बनाता है। इसे व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है। बुद्धि लब्ध के भाग तथा उन्हें भाग नहीं है यहाँ, बुद्धि लब्ध के मान तथा उन्हें अर्थ यानी उनके अर्थ। बुद्धि लब्ध यानी 140 जिसका बुद्धि लब्ध है उससे अधिक क्या माना जाएगा? प्रतिभाशाली माना जाएगा। देखिए 140 या इससे अधिक बुद्धि लब्ध है तो उस बच्चे को क्या माना जाएगा? प्रतिभाशाली माना जाएगा। और 120 से 139 यानी 39 तक अति श्रेष्ठ, और 110 से 119 तक है तो उसे क्या माना जाएगा? श्रेष्ठ माना जाएगा। और 90 से 109 तक है तो उसे क्या माना जाएगा? सामान्य। और 88 से 89 यानी 89 तक है तो उसे क्या? मंद यानी डुल। और 70 से 79 तक है सीमांत मंदबुद्धि। और 60 से 69 तक है तो मूढ़ बुद्धि कहा जाएगा उसे। और 20 से 59 तक है हीन बुद्धि कहा जाएगा। और 20 से या इससे कम बुद्धि है तो जड़ बुद्धि कहा जाएगा। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। गार्डनर ने इस सिद्धांत में यह स्पष्ट किया कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहुकारकीय होता है। इस सिद्धांत का आधार उनके द्वारा न्यूरोमोनोविज्ञान तथा मनोवैज्ञानिक विधियों के क्षेत्र में किए गए शोध है। गार्डनर ने मुख्य रूप से 7 प्रकार के बुद्धि का वर्णन किया। 1998 में इन्होंने इसमें
8वां प्रकार तथा 2000 में इन्होंने 9वां प्रकार जोड़ा। इस प्रकार वर्तमान में गार्डनर के अनुसार बुद्धि के 9 प्रकार हैं। देखिए, भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गति बुद्धि, संगीतिक बुद्धि, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि और व्यक्तिगत अन्य बुद्धि और प्रकृतिवादी बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि। अब इसमें एग्जामिनर ये पूछ सकता है, गार्डनर ने सन 2000 में 9वीं कौन सी बुद्धि का वो दिया था, तो इस प्रकार से या इनकी कितनी बुद्धि हैं या इनकी नाम दिया होगा भाषाई बुद्धि किसकी है, अलग भी उसमें दिए होंगे, जैसे गार्डनर ने रॉस वगैरह और भी दे दिए हो नाम, तो ये घुमा करके देगा इन्हीं में से, परंतु ये आपको पढ़ना है। अगला पॉइंट है गिलफोर्ड का सिद्धांत। गिलफोर्ड ने बौद्धिक योग्यताओं के 5 मुख्य समूह बताए। संज्ञान, उन्होंने कितने बताए? 5 बताए। नंबर 1 संज्ञान, यह बौद्धिक योग्यताओं में खोज, पुनः खोज जैसी योग्यताएं सम्मिलित हैं इसमें। दूसरा है अभिसारी चिंतन, यह वह बौद्धिक योग्यताएं हैं जिसके द्वारा एक व्यक्ति प्राप्त सूचना का उपयोग इस प्रकार करता है कि उपयुक्त तो उत्तर दे सकें। सी अपसारी चिंतन, इस बौद्धिक योग्यता के द्वारा व्यक्ति विभिन्न दशाओं में चिंतन करता है या खोज करता है। डी स्मृति एवं बौद्धिक योग्यताओं के द्वारा व्यक्ति संज्ञान के द्वारा जो कुछ ग्रहण करता है उसका धारण करता है। ए मूल्यांकन, इस योग्यता के द्वारा व्यक्ति सुप्रसिद्धता और उपयोगिता आदि के संबंध में निर्णय लेता है। ये गिलफोर्ड के सिद्धांत थे 5। बहुआयामी बुद्धि, ये देखिए थर्स्टन एवं कैली नामक वैज्ञानिकों ने बताया कि बुद्धि का निर्माण प्राथमिक मानसिक और योग्यताओं के द्वारा होता है। कैली के अनुसार बुद्धि का निर्माण इन योग्यताओं से होता है। वंचित योग्यताएं, गामक योग्यता, सांख्यिकी योग्यता, यांत्रिक योग्यता, सामाजिक योग्यता, संगीतात्मक योग्यता, स्थानिक संबंधों के साथ उचित ढंग से व्यवहार करने की योग्यता, रुचि और सामाजिक योग्यता, ये है इनकी। अब आता है भाषा और विचार। भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। यदि भाषा का विकास न होता तो निश्चय ही व्यक्ति की मानसिक योग्यता का विकास जिस सामान्य ढंग से होता है उस ढंग से नहीं होता। भाषा के माध्यम से विचारों को प्रकट करने पर उनमें स्पष्टता आ जाती है। सही बात है। अतः प्रत्येक बालक के विकास क्रम में भाषा का विकास होना परम आवश्यक है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बालकों में शब्द भंडार,
आपका कुछ छूटेगा नहीं इसमें। बालकों में शब्द भंडार, 18 माह के बालक का शब्द भंडार में कितना होता है? 10 शब्द होते हैं। 2 वर्ष के बालक में 272 शब्द होते हैं। 2.5 वर्ष का बालक होता है उसमें 450 शब्द, और 3 वर्ष का बालक होता है उसमें 1000 शब्द, और 3.5 वर्ष का 1250, और 4 वर्ष का बालक होता है उसमें 1600। 4 वर्ष का बालक होता है, यहाँ 2 बार 4 कर दिया, 4.5 वर्ष होगा, 1900 शब्द, और 5 वर्ष का बालक होता है 2100 शब्द। 6ठी कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार होता है 50,000 शब्द, तथा हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का शब्द भंडार होता है 80,000। इसीलिए कहा है भाई, शब्द भंडार जो मेमोरी है उसमें सही शब्द भरिए जो यूज वाले हों। आपने पहले से उसमें जो तुम्हारे अनुपयोगी शब्द हैं उनको भर रखा है तो वही बाहर निकाल दें। बच्चे कहते हैं हमको याद नहीं होता है, क्योंकि तुम्हारा जो रिक्त स्थान है ना वो दूसरे शब्दों ने घेर रखा है। व्यक्तिगत भिन्नताएं। व्यक्तिगत भिन्नताएं भिन्नताओं के ही कारण एक व्यक्ति हजारों रुपए रोज कमाता है और दूसरे केवल कुछ रुपए भी कमाने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक योग्यताएं समान न होकर कैसी होती हैं? भिन्न भिन्न होती हैं। अच्छा उदाहरण है इन्होंने। वैयक्तिक भिन्नता के कारण वैयक्तिक भिन्नता के कारण निम्नलिखित हैं। आनुवांशिक और आपका वातावरण है। वातावरण और सी आर्थिक स्थिति एवं शिक्षण, शारीरिक स्वास्थ्य। चलिए फर्स्ट पार्ट में आज हम आपको इतना दे रहे हैं, और इसका फर्स्ट पार्ट है ये मैराथन का, सेकंड पार्ट जल्दी ही आपको हम देंगे।